नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। प्रश्न आपके उत्तर हमारे सीरीज हम लोग दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो लोग शुरू से चैनल पर हैं उन्हें पता होगा कि एकदम आरंभ में इस तरह की सीरीज एक चलाई गई थी जिसमें आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जाता था और वापस से हम लोग उस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज 4 क्वेश्चन इस सीरीज में होने वाले हैं और ये चारों क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछे गए थे, जिसको हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया गया है इस वीडियो के, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर माइंड गेम्स मैथमेटिक्स सर्च करें, आपको चैनल मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। जो भी बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं हमको उसको हम वहाँ शेयर कर दिया करेंगे। साथ ही इसके अलावा पीडीएफ जो भी कराए जाएंगे क्वेश्चन हमारे द्वारा, उनके पीडीएफ मिलेंगे आपको और कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो वहाँ पर दिया जाएगा आपको। ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और ये क्वेश्चंस कल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं वो मैच करेंगे मुझसे अपने आंसर्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जिनसे क्वेश्चन बन गया है वो भी देखें, क्योंकि क्वेश्चन बनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बनाने का तरीका। क्या आपका जो तरीका है वो द बेस्ट है, आप खुद जज कीजिए। ठीक है, फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये 4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एक पाइप टंकी, दूसरा टाइम एंड वर्क, तीसरा ज्योमेट्री और चौथा नंबर सिस्टम। ठीक है, ज्योमेट्री के साथ इसमें थोड़ा अलजेब्रा भी मिक्स है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। पाइप टंकी का जो क्वेश्चन है, पहला देखिए क्या कर रहा है। पाइप एक किसी टंकी को भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए समय से 3/4 समय लेता है। जब एक निकासी पाइप सी भी पाइप ए और बी के साथ खोल दिया जाता है तो ए और बी द्वारा साथ लिए गए समय से 3/4 गुना ज़्यादा समय लेता है। अगर तीनों पाइप साथ खुले हों तो टंकी भरने में 27 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ए और सी मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। सबसे पहली बात जो हम लोग जानते हैं, देखिए टाइम एंड वर्क में जानते होंगे आप लोग, फिर भी यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। वर्क जो होता है क्या होता है, वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। कार्य क्या होता है, कार्य होता है कार्य क्षमता गुना समय। यानी कार्य क्षमता एफिशिएंसी क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम। एफिशिएंसी जो है वो वर्क पर यूनिट टाइम। अगर वर्क कांस्टेंट हो, एक ही काम कई लोगों के द्वारा कराया जा रहा हो, तो उनकी एफिशिएंसी जो होगी वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों चीजें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इन्वर्सली वेरी करेंगी। अगर ई को हमने बढ़ाया, एफिशिएंसी को हमने बढ़ाया तो टाइम हमारा घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रतिदिन जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना कम समय लगेगा। मतलब अगर हमारे पास ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक ही काम को करने के लिए, सेम वर्क को करने के लिए इनके एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। 3:2 कहाँ से आया है, तो एक्चुअली ये 1/2:1/3 आया और यहाँ से 3:2 आ गया। ठीक है, आप इसको अभी ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये 2 व्यक्तियों के बराबर काम करता है, ये 3 व्यक्तियों के बराबर काम करता है, तो हमने दोनों समान काम कर रहे हैं, उस समान काम को हमने मान लिया 6, 2 और 3 का एलसीएम 6। और 6 काम करने के लिए अगर 2 व्यक्ति करेंगे कितना दिन लगेगा, 3 दिन। और अगर 3 व्यक्ति करेंगे कितना दिन लगेगा, 2 दिन। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ की बात करेंगे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ हमारे पास कौन है, ए है सबसे पहले, फिर बी है। ए और बी में क्या दिया हुआ है रिलेशनशिप की, एक काम जो है उसको ए और बी करते हैं अगर, तो ए टंकी भरने का काम है, टंकी भरने में बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 लेता है। मतलब 4 घंटा लेगा अगर बी, तो ए लेगा 3 घंटा। घंटा हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी यूनिट हो सकता है। 4 यूनिट समय अगर लेगा बी, सॉरी हाँ बी का 3/4 ले रहा है। 4 यूनिट समय अगर लेगा बी तो ए लेगा कितना, 3 यूनिट। यानी इसमें टाइम का रेशियो 3:4 है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके एफिशिएंसी का रेशियो, यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोग लिख रहे हैं 4:3 होगा। यानी ए 4 व्यक्तियों के बराबर काम करेगा तो बी 3 व्यक्ति के बराबर काम करेगा। अब ए प्लस बी अगर हम बोले तो कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। इसके बाद आते हैं ए प्लस बी प्लस सी पर। ए प्लस बी प्लस सी पर अगर आ जाए तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि तीनों पाइप को अगर खोल दिया जाता है, सी को ए और बी के साथ खोल दिया जाता है, तो ए और बी द्वारा साथ लिए गए समय से 3/4 गुना ज़्यादा। 3/4 गुना ज़्यादा मतलब ए प्लस बी अगर 4 टाइम लेता है, 4 यूनिट लेता है, 4 घंटा लेता है, तो ए प्लस बी प्लस सी उससे 3 घंटा ज़्यादा, है ना। यानी अगर ए प्लस बी 4 घंटा ले रहा था
तो a प्लस बी प्लस सी उससे 3 घंटा ज़्यादा यानी 7 घंटा लेगा। अगर यहाँ पर टाइम का रेशियो 4:7 है तो इफिशियंसी का रेशियो 7:4 होगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए a प्लस बी में c आके मिला है तो इफिशियंसी 7 से हो गई है 4, इसका मतलब c की इफिशियंसी कितनी होगी? -3। ऑब्वियस सी बात है, c निकासी पाइप है तो उसको नेगेटिव आना ही था। 7 में से कितना घटा होगा? 4 हुआ होगा, 3। c को जोड़ा हमने, 7 से घट के 4 हो गई, मतलब 3 निकल गया। तो a प्लस सी अगर 7 काम करेंगे तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? a का है 4 और b का है c का है -3, 4 -3 यानी 1। अब अगला लाइन कहता है यदि तीनों पाइप साथ खुले, तीनों पाइप साथ खुले मतलब 4 यूनिट, 4 व्यक्ति द्वारा 27 घंटे में एक काम को किया जा रहा है। उसी काम को अगर a प्लस यानी एक व्यक्ति करे, 1 यूनिट द्वारा काम हो, तो टाइम कितना लग जाएगा? 108। घंटा में दिया हुआ था 27, तो 108 भी कितना में आ जाएगा? घंटा। दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ये कह रहा है एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 40, 50 और 60 दिनों में करते हैं। तीनों साथ काम करना आरंभ करते हैं। ये काम है, काम करना आरंभ करते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है। एक्स अंग्रेजी वाले में सही है, एक्स लीव्स। एक्स कार्य छोड़ देता है और कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व वाई कार्य छोड़ देता है। यदि संपूर्ण कार्य की मजदूरी 96,000 रुपया हो तो जेड का हिस्सा क्या होगा? यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम मेथड लगा करके सबका एफिशिएंसी निकाल लें। एक्स वाई और जेड टाइम की बात करें तो 40, 50 और 60 हमने मान लिया यहाँ पर कि ये कितना काम है? 600। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 15, ये 12 और ये 10। ठीक है, जो चीज़ लिखने की आवश्यकता न हो आप कभी मत लिखिएगा। यहाँ समझाना मेरा पर्पस है इसलिए हम लिख रहे हैं। जो ओरली कैलकुलेट हो रहा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करें और स्टेप्स अपने दिमाग में चलाएं। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। 600 हमको दिखा था, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 10 चौके 60 एक बार में दिखा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या टोटल टाइम हमको निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, एक तरीका हमारे पास ऐसा है कि हम इस तरीके से लिखें कि फर्स्ट 5 डेज जो वर्क हुआ है उसमें एक्स वाई और जेड तीनों ने काम किया है। उसके बाद बीच में कुछ दिन y प्लस जेड ने काम किया और लास्ट 3 डेज में केवल z ने काम किया। ठीक है, तो यहाँ कितना काम हो गया आपके पास? 10 या 30, 10 इसकी इफिशियंसी थी, 3 दिन इसने काम किया है। 15, 12, 10, 37 इफिशियंसी से 5 दिन का काम, यहाँ हो गया 185। इस तरफ 185 काम हुआ है, इस तरफ 30 काम हुआ है। टोटल 600 था, तो यहाँ कितना काम हुआ है? यहाँ काम हो गया है 600 माइनस 185 प्लस 30 यानी कि 600 माइनस 215 यानी कि 385। 385 काम यहाँ हुआ है और किसने किया ये 385 काम? तो y प्लस जेड ने। 12, 10, 22, इसको कटा दीजिए, 35/2 दिन आ जाएगा ये। तो टोटल टाइम आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा, हम लोग इस तरीका का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 35/2 प्लस 30। ठीक है, इतना। एक और चीज हम लोग के पास है इस तरह के केसेस में टोटल टाइम निकालने के लिए, और हमेशा आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा? देखिए, टोटल वर्क आपके पास 600 था। 600 में से काम छोड़ा जा रहा है 2 तरीकों से। एक तरीका है कि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, और दूसरा तरीका है कि काम समाप्त होने के पहले कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है। अगर कार्य शुरू होने के बाद कोई जा रहा है तो उसका कार्य आप घटा दें। तो 15 एफिशिएंसी वाला x जो था वो 5 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 15 गुना 5 उसका काम होता है, जिसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया। और अगर कोई कार्य समाप्ति के पूर्व जा रहा है तो उसको जोड़ दीजिए। कौन जा रहा है? y की एफिशिएंसी 12, 3 दिन पूर्व जा रहा है तो 12 तिहाई 36। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक का ही लास्ट रिजल्ट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क जब हम पढ़ाएंगे तो ये रिजल्ट आपको निकाल के दिखा देंगे। कोई बहुत बड़ा तोप है नहीं, इजी सा चीज है। और काम हम किससे कराएंगे? तो जिसका कार्य हमने माइनस किया उस व्यक्ति को हम भगा देंगे, हटा देंगे। जिसका कार्य हमने प्लस किया उसको रखेंगे। कार्य करने के लिए हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों थे, परंतु एक्स का कार्य हमने माइनस किया है, यानी इसने कार्य शुरू होने के बाद छोड़ा, इसको भूल जाइए।
बचेगा y प्लस जेड, यानी ये काम 12 प्लस 10 इस एफिशिएंसी से होगा। तो ऊपर कार्य हमारे पास कितना बच गया देखिए तो 600 में 15 × 75 और भारतीय आई 36, 75 में से 30 गया 45, 45 में से 6 और चला गया 39, 561 बटे 22, 11 × 5 = 55, 11 × 11 = 51 बटे 2 यही आ गया 51 बटे 2। ठीक है, ये यहाँ भी जोड़िएगा तो 51 बटे 2 ही आएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए। अब आते हैं हम लोग कि मजदूरी किस अनुपात में बढ़ेगी। तो काम के अनुपात में मजदूरी हम लोग बांट देंगे। मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बढ़ती है। मजदूरी जो है वो बढ़ती है काम के अनुपात में, और काम जो है क्या होता है, काम होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर कोई भी एक चीज कांस्टेंट हो, मान लीजिए अगर टाइम सेम है कई व्यक्तियों के लिए तो केवल इफिशियंसी के रेशियो में बांट सकते हैं मजदूरी। अगर इफिशियंसी सेम है सबका तो केवल टाइम के रेशियो में मजदूरी बांट सकते हैं। अगर इफिशियंसी भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो हमको इफिशियंसी इनटू टाइम करके काम निकालना पड़ेगा और इसी काम के रेशियो में हम मजदूरी को बांटेंगे। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतनी ज्यादा मजदूरी मिलेगी। तो एक्स वाई और जेड के काम की बात कर लें हम लोग, तो एक्स ने 5 दिनों तक काम किया है 15 एफिशिएंसी के साथ, तो इसका काम है 15 × 5। वाई ने 12 एफिशिएंसी के साथ टोटल टाइम में से 3 दिन कम काम किया है, और जेड ने 10 एफिशिएंसी के साथ शुरू से अंत तक टोटल समय के लिए काम किया है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग 2 हटाते हैं, यहाँ से 2 जैसे ही हटाया हमने तो यहाँ पर 15 × 5 × 2, और यहाँ आपके पास आ गया 12 × 3 दूनी 6, 51 में से 6 चला गया 45, और यहाँ हो गया 10 × 51। 10 कट सकता है सबसे, देखिए 5 दूनी 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 15, यहाँ बच जाएगा, यहाँ से 10 हटा रहे हैं, 2 यहाँ से हटा गए, 5 यहाँ से, 6 9 9 6 के 54, और यहाँ पर 10 हटाए तो 51। ये मजदूरी का अनुपात आ जाएगा। तो जेड को मिलने वाली मजदूरी कितनी हो जाएगी, 96,000 बटे 15 + 54 + 51 गुना 51, है ना। तो ये फाइनली हो जाएगी, ये है 15 54 51, 4 1 5 100 105 15 120 120, 96,000 बटा 120 गुना 51, 12 × 96, 800 गुना 51, और ये हो गया 40,800। ये आपके पास आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। AB = BC बराबर AD = DF है, जहाँ EB CF एक वर्ग है, AE = EF ज्ञात करना है। तो AB और जो BC का रेशियो है उसको हम लोग K अनुपात 1 मान लेते हैं। अगर इसको हमने K अनुपात 1 माना तो ये K यूनिट और ये 1 यूनिट, ये स्क्वायर है तो ये चारों 1 यूनिट हो जाएगा, है ना। ये सामने वाला K तो ये पूरा K + 1 हो जाएगा। DF आपका हो गया कितना, DF हो गया K + 1। अब AB बटे BC बराबर AD बटे DF है, ये DF है, AD बटे DF, ये भी K/1 होगा, दिया हुआ है ये। तो AD बराबर हो जाएगा K × DF, है ना, यानी K × K + 1। ठीक, परंतु AD जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। AD अगर BC के बराबर है तो इसका मतलब K इंटू, क्योंकि AD = BC, therefore K × K + 1 = 1, और K² + K - 1 = 0. Solve for K, you will get -1 ± √B², 1 - 4AC यानी +4 divided by 2, and this will become √5 - 1/2 and -1 - √5/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 4 1 5 हो जाएगा। तो रेशियो है तो नेगेटिव वाला टर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म इस्तेमाल होगा। अब हमको निकालना है AE बटे EF, यानी AE का पूरा वैल्यू देखिए कितना है, K + 1 डिवाइडेड बाय EF यानी 1, तो ये K + 1 ही रह जाएगा, K + 1 = 1, √5 - 1/2 + 1 = 1, और ये जुट के हो जाएगा √5 + 1/2 = 1, या आप लिख सकते हैं √5 + 1 रेशियो 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
चलिए यहाँ क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है ये है नंबर सिस्टम का, और ये कह रहा है यदि n 200 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है तो n कैसे कितने मान संभव हैं जिसके लिए फैक्टोरियल n-1 n से विभाज्य है। 200 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है? 199। 200 तक की बात अगर की जाती तो 200 होता, और 200 से छोटी कितनी है? 199। और अब से पूछा जा रहा है कि उन n की संख्या निकालनी है जिसके लिए फैक्टोरियल n-1 n से विभाज्य है। हम निकाल लेते हैं विभाज्य नहीं है उसकी, फिर घटा देंगे 199 में, टोटल 199 प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। उसमें से अगर मान लीजिए 5 तो विभाज्य नहीं है तो 5 घटा देंगे, बाकी क्या होगा? विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फैक्टोरियल n की। फैक्टोरियल n क्या है? फैक्टोरियल n है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू n अप टू n, ठीक है। या उल्टा लिखें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी हम गिनती कर रहे हैं नॉट डिविजिबल। फैक्टोरियल n-1 इज नॉट divisible by n. We are counting those n for which factorial n-1 is not divisible by n exactly. So if we take n is equal to 1, factorial n-1 will be factorial 0, and you all know factorial 0 is equal to 1. Why? This is not a point to discuss here. हम लोग बात करेंगे जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। फिलहाल यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। और हम बात करें अगर, तो ये 1 यानी फैक्टोरियल n-1 का 1 जो आया है वो इस n से डिविजिबल है। हाँ है तो इसका काउंटिंग हम नहीं करेंगे, हम काउंटिंग किसी कर रहे हैं? नॉट डिविजिबल, ठीक है। ये हमारे काउंटिंग में नहीं आ रहा है। यदि n का वैल्यू हमने 2 ले लिया, देन फैक्टोरियल n-1 विल बिकम फैक्टोरियल 1, दैट इज 1, and 1 is not divisible by 2, and this will be in our counting. If n is equal to 3, then factorial n-1 will become factorial 2, that is 2. 2 is not divisible by 3, तो ये भी आपका होगा। If n is equal to 4, then factorial n-1 is equal to factorial 3. factorial 3 मतलब 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 में कहीं 4 नहीं आएगा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इक्वलिटी का साइन हमने दे दिया है। ये वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। कुछ भी हो ये वैल्यू, यहाँ के फैक्टर से हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ जरूरत था निकाल लिए थे कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू ऐसे निकालना चाहे तो 6 होगा, पर अभी जरूरत नहीं है हमको, हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि इसमें 4 फैक्टर के रूप में नहीं है, तो ये भी हमारे काउंटिंग में आएगा। अगर हम n बराबर 5 की बात करें तो फैक्टोरियल n-1 बराबर फैक्टोरियल 5, तो ये भी हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यू अगर आए, फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना? 1 गुना 2 गुना 3 गुना, फैक्टोरियल 4 आएगा यहाँ पर। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और उसमें कहीं 5 नहीं आया, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। n बराबर 6 की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसमें 2 गुना 3 आ गया, 2 गुना 3 आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगा इसमें 2 गुना 3 आएगा, यानी 6 से ये हो जाएगा डिविजिबल, ये हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा। अगर n बराबर 7 हम लें, आपको लग रहा होगा क्या 200 तक गिनती करें सर? नहीं, गिनती हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग एक पैटर्न पकड़ने वाले हैं, और उस पैटर्न को पकड़ेंगे इजीली हमको दिख जाएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये फैक्टोरियल 6 आएगा, and factorial 6 will be 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, 7 will not come in it, so factorial 6 is not exactly divisible by 7, this will be in our count। आप क्या देखिएगा कि यहाँ के बाद जो है, जो प्राइम होगा केवल वही डिविजिबल नहीं मिलेगा। जैसे 8 वाले को देखिएगा, अगर हमने 8 लिया यहाँ वैल्यू, ये फैक्टोरियल 7 आएगा, और फैक्टोरियल 7 में 2 गुना 4 को तो आना ही। अगर हमने यहाँ 9 लिया, ये फैक्टोरियल 8 आएगा, फैक्टोरियल 8 में 2 तो 3 तो आना ही है, 9 बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ के बाद सीधे कौन मिलेगा? फिर 11 मिलेगा आपको, है ना। 10 पर भी देखिए फैक्टोरियल 9 मिलेगा, फैक्टोरियल 9 में 2 गुना 5 तो मिलना ही है। 11 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 10 बनेगा, और फैक्टोरियल 10 में कहीं भी 11 फैक्टर के रूप में नहीं होगा, तो ये फिर आएगा आपके काउंटिंग में, है ना। तो नॉट डिविजिबल वाले में कौन आ जाएगा? जितना सारा प्राइम है सब,
जितना सारा प्राइम है सब। तो 1 to 100 प्राइम कितना है, 1 to 100 प्राइम कितना है, 1 to 100 प्राइम है 25, और 100 to 200 कितना प्राइम है, तो वो है कितना 21, टोटल 46 प्राइम है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी हमारे पास है जो प्राइम नहीं होते हुए हमारे काउंटिंग में आया। आगे ऐसा और कोई नहीं आएगा, एकमात्र यही आया है 4। तो एक और ऐसा होगा 47, तो नॉट डिविजिबल 47 हो गया, ठीक है। तो डिविजिबल वाला कितना हो जाएगा, 199 में 47 क्या करेंगे हम लोग, 199 minus 47, and this will become 9 minus 7, that is 2, 9 minus 4, 5 and 1, 150। तो आज के लिए इतना ही। आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।